सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का पोल साइंस का हमारा टॉपिक चला हुआ है कि भारत के विदेशी संबंध। और भारत के विदेशी संबंधों में हम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के संबंधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने पाकिस्तान के साथ हुए 2 युद्धों का वर्णन किया, 1965 में और 1971 में। उन युद्धों से संबंधों में खटास आई। वैसे तो पाकिस्तान के साथ हमारे प्रारंभ से ही, जिस दिन से निर्माण हुआ उसी दिन से संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन युद्धों के उपरांत खटास बढ़ती गई और उससे आगे का हम इस आज के पीरियड में पढ़ेंगे। महीनों राजनीतिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद 1971 में दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उनकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना, थल सेना के बूते पश्चिमी पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के समर्थन स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया। अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान सेना ने आत्मसमर्पण करना पड़ा। हमारी मोर्चेबंदी से पाकिस्तान को हार माननी पड़ी। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हुआ। 7 में भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी के लुब्स फरार अली भुट्टो ने के बीच शिमला समझौता पर दस्तखत हुए और इसे अमन की बहाली हुई। यानी एक तो हमारा जो समझौता था 1965 का, वो ताशकंद समझौते के नाम से जाना गया, और 1971 का जो युद्ध था वो शिमला समझौते के नाम से जाना गया। अब एक और भी घुसपैठ हुई, इससे आगे भी उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। कारगिल संघर्ष 1999 के शुरुआती महीनों में भारतीय इलाकों की नियंत्रण सीमा रेखा कई ठिकानों जैसे द्रास, मास्को, काकसर और बतालिक पर अपने ही मुजाहिदीन बताने वाले ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान सेना भी इससे मिली भगत भांप कर भारतीय सेना इस कब्जे के खिलाफ हरकत में आई। इसे दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इसे कारगिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1999 के मई जून में यह लड़ाई जारी रही। 26 जुलाई 1999 तक भारत ने अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार कर चुका था। कारगिल की लड़ाई ने पुनः विश्व का ध्यान खींचा, क्योंकि इससे ठीक 1 साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे और दुनिया एक किस्म से भय में जी रही थी कि कभी इसका युद्ध में अमल न हो जाए। बहरहाल यह लड़ाई सिर्फ कारगिल के इलाके तक ही सीमित रही। पाकिस्तान में इस लड़ाई को लेकर बहुत विवाद मचा। कहा गया कि सेना के प्रमुख प्रधानमंत्री को इस मामले में अंधेरे में रखा था। इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत के जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना को नियंत्रण में कर लिया। युद्ध के निर्णायक जीत से देश उत्साह की लहर में दौड़ गई। अधिकांश भारतीयों ने, ये बात कर रहे हैं हम 1971 के युद्ध की जो पीछे छूट गया था, इससे गौरव की घड़ी के रूप में देखा और माना कि भारत की सैन्य पराक्रम प्रबल हुआ। आप अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्हें विजय मिली। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को 4 चांद लग गए। इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़े हुकूमत से जीती। भारत में अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत की। पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण पंचवर्षीय योजना पटरी से उतर गई। 1962 के बाद भारत को अपने ही सीमित संसाधन खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में लगाने पड़े। यानी जो एक बहुत खासा बजट था वो हथियारों की होड़ में भारत को अपने सैन्य ढांचे को आधुनिकीकरण करना पड़ा। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग, 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 पर असर पड़ा। इसके बाद लगातार 3 एक वर्षीय योजनाओं का अमल हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू की गई और हो सकी। युद्ध के बाद भारत में रक्षा व्यय पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है वो है भारत की परमाणु नीति क्या थी।
यानी आज हमारा एक पॉइंट बना भारत और पाकिस्तान के बीच हमारे संबंधों का विस्तारपूर्वक वर्णन, जो हमने पिछले पीरियड में भी पढ़ा और आज भी। एक दौर की खास बात थी कि भारत का परमाणु विस्फोट। भारत ने 1974 के मई में परमाणु प्रशिक्षण किया। तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया। नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहांगीर बाबा के निर्देशक में हो चुकी थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्य से इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने वाले नेता थे। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया। बहरहाल परमाणु आयुधों को बढ़ोतरी होती रही। साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु प्रशिक्षण किया। यानी दूर की भाप रखने वाले नेताओं में से नेहरू नहीं थे। यहाँ पर क्या था कि उनकी इस निशस्त्रीकरण के कारण ही विदेशी थे, जो कभी चाइना कभी पाकिस्तान रह रहकर भारत को ठेस पहुँचाते थे। अणुशक्ति संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे। दुनिया के अन्य देशों पर 1968 में परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। भारत हमेशा इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता आया। भारत ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारत ने जब अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण किया तो उसमें शांतिपूर्ण प्रशिक्षण करार किया। भारत का कहना था कि वह अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने के लिए नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। जिस वक्त परमाणु प्रशिक्षण किया गया वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था। 1973 में अब अरब इजराइल युद्ध हुआ। इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मची। अरब राष्ट्रों में तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी गई और भारत इस वजह से आर्थिक समस्याओं से घिर गया। भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसा कि आप छठे अध्याय में पढ़ेंगे। इस वक्त देश के कई आंदोलन चल रहे थे। इसी समय देशव्यापी हड़ताल भी हुई। हालांकि राजनीति के दलों में विदेश नीति छोटे मोटे मतभेद जरूर हैं, लेकिन भारतीय राजनीति के विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित मामलों में व्यापक सहमति हुई। इस कारण हम देखते हैं कि 1962-1971 के बीच जब भारत में 3 युद्धों का सामना करा, तो इसके बाद समय समय पर कई पार्टियां बनकर आई। विदेशी नीति की भूमिका की राजनीति बड़ी सीमित थी। आगे चलकर हम इस अध्याय को फिनिश करेंगे। आज जो हमारे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में और भारत की परमाणु नीति के बारे में हमने पढ़ा है, आशा ये समझ में आ गया होगा आपको। और इन दोनों पर महत्वपूर्ण आप नोट्स तैयार करेंगे और उनको याद करेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।